Welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 3rd June 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे. We'll discuss the industry transition dialogue. This is between India and Sweden. इसे हम डिस्कस करेंगे. Then we'll talk about the transition of industries towards net zero. What is the meaning of net zero? Global efforts क्या हैं, इंडिया के initiatives क्या हैं, that we'll cover over here. After that, we'll talk about Stockholm Plus 50 conference. This is important. Then we'll discuss Telangana's statehood day, followed by unicorn startup. So let's begin with it. हमारा next topic again biodiversity and environment point of view से important है. It is important from GS paper 3 point of view. It is about the industry transition dialogue and the transition towards net zero. तो recently India और Sweden ने industry transition dialogue host किया है in Stockholm, and this is part of their major joint initiative Leadership for Industry Transition. Leadership for Industry Transition. तो इंडिया और स्वीडन का ये जॉइंट इनिशिएटिव है जिसमें इंडिया और स्वीडन ने इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग जो था उसे होस्ट किया. एंड इन दिस डायलॉग दे बेसिकली हाईलाइटेड दैट डेवलप्ड नेशन विद द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस मस्ट टेक लीड इन ग्लोबल ट्रांजिशन टूवर्ड्स नेट ज़ीरो एंड लो कार्बन इंडस्ट्री. लो कार्बन इंडस्ट्री और नेट ज़ीरो की तरफ डेवलप्ड कंट्रीज़ को एक लीड लेनी होगी, कीपिंग इन माइंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस. सो ये जो कॉन्फ्रेंस है दिस बेसिकली मार्क्स द 50 ईयर्स ऑफ द स्टॉकहोम. इससे पहले 1972 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुआ था स्टॉकहोम में जून 5 से लेकर जून 16 तक. सो दिस ईयर दिस मार्क्स 50 ईयर्स ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट तो याद रखिएगा दिस वाज द फर्स्ट एवर ग्लोबल एफर्ट विच वाज टेकन टू व्यू एनवायरमेंटल चैलेंजेस. एंड फॉर दैट वी नीड अ वर्ल्ड वाइड पॉलिसी इशू. ये सबसे पहले जो था वो रिकग्नाइज किया गया था. एंड फॉर दिस दे इवन डिफाइड सम कोर प्रिंसिपल्स फॉर द मैनेजमेंट. एंड इट इज़ वेल नोटेड दैट कि जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है इसकी वजह से UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो कि राइट नाउ एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल वॉइस रहता है व्हेन एवर इट कम्स टू दी स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ये जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है दिस वाज आल्सो क्रिएटेड आफ्टर द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. हम काफ़ी डिटेल में हमारे नेक्स्ट आर्टिकल में स्टॉकहोम प्लस 50 कॉन्फ्रेंस को डिस्कस करेंगे. फ़िलहाल लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन इसकी बात करते हैं. सो दिस इज़ लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन इंडिया. दोनों गवर्नमेंट्स ने लॉन्च किया था इन 2019 एट यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट. यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 में इंडिया और स्वीडन ने लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लॉन्च किया एंड दिस वाज सपोर्टेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. तो यहाँ पे हमारा ये जो लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन है इसमें ख़ास तौर पे फोकस किया जाता है ऑन हार्ड टू अबेट सेक्टर्स दैट दे आर की स्टेक होल्डर्स इन द ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन एंड दे रिक्वायर स्पेसिफिक इंटरवेंशन. जैसे कि यहाँ पे अगर हम जापान की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, दे आर द लेटेस्ट मेंबर ऑफ दिस इनिशिएटिव एंड दे वर वेलकम्ड. एंड टोटल मेंबरशिप है लीड IT की लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन दिस गोज़ टू 37 जिसके अंदर कंट्रीज़ और कंपनीज़ दोनों मिलाकर 37 तक जो मेंबरशिप है ये जाती है. इट बेसिकली गैदर्स कंट्रीज़ एंड कंपनीज़ दोज हु आर कमिटेड टू अचीव द पेरिस एग्रीमेंट. एंड यहाँ पे कंट्रीज़ को एक नोशन दिया जाता है दैट they will ultimately take some steps to bring energy intensive industry and they must progress towards the low carbon pathways.
जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं उनको किस तरह लो कार्बन पाथवे पे लेकर आना है, एंड इट बेसिकली एम्स टूवर्ड्स नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन बाय 2050। मेजर फंक्शन तो यही है कि यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक कोऑपरेशन के लिए कोलैबोरेशन के लिए एक अरेना प्रोवाइड किया जाता है। फॉर सेक्टोरल एंड क्रॉस सेक्टोरल लर्निंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। किस तरह से इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज़, न्यू टेक्नोलॉजीज़ हेल्प कर सकती हैं, वो सब यहाँ पे एक फोरम बनाया जाता है। It carries out all the analysis to improve the collective understanding of opportunities and the challenges in industry transition. Global examples जो रही हैं इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन की, उसे लेकर मेजर पॉलिसीज़ क्या चाहिए, उन सब का एनालिसिस किया जाता है। एंड उन सभी गवर्नमेंट्स और इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट किया जाता है, दोज हु आर टेकिंग देयर पाथवे टुवर्ड्स द लो कार्बन इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेट ज़ीरो। तो जब हम नेट ज़ीरो बोलते हैं, इसका मतलब हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है, हम इसे इतना कट डाउन कर देंगे दैट नाउ इट वुड बी क्लोज टू ज़ीरो। जितना पॉसिबल हो सके हम उतना पॉसिबल हमारी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को डिक्रीज़ करेंगे। एंड जो बाकी की एमिशंस हैं, दे विल बी रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय द ओशंस और बाय द फॉरेस्ट फॉर एग्जाम्पल। The importance of net zero is very clear. If we want to prevent the adverse impacts of climate change, अगर हमें हमारा अर्थ का ये जो एक लिवेबल प्लानट है, इसे ऐसा ही बनाए रखना है, so for that global temperature needs to be limited to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial level. Currently, Earth is 1.1 degree Celsius warmer than it was in 1800s. But अभी भी जो emission है वो लगातार चलती जा रही है. So to keep global warming not more than 1.5 degrees Celsius, this is what we call in Paris Agreement, emissions they need to be reduced by 45% by 2030 and net zero by 2050. These are the set target अगर हमें हमारा planet इसी तरह लिवेबल बनाए रखना है, अगर हमें climate change के worst impact से बचना है. So next question comes, how can this net zero be achieved? देखो, ये जो transition करनी है towards the net zero world, this is one of the biggest, greatest challenge जो humankind आज के time पे face कर रहा है. We need a complete transformation in terms of how we produce, how we consume, how we move about it. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एनर्जी सेक्टर, जो कि जितनी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन होता है उसका 3/4 तो एनर्जी सेक्टर से ही आता है. सो दिस होल्ड्स दैट की टू अवॉइड द वर्स्ट चेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो अगर हम कोल जो कि पोल्यूशन करता है, गैस, ऑयल, इन सबको रिप्लेस कर दें विद रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो ड्रास्टिकली एंड ड्रामेटिकली जो कार्बन एमिशन है वो रिड्यूस होगा. Here one should also know about the global efforts. कंट्रीज़ के बीच में इन क्लाइमेट चेंज के कॉज को लेकर कोalition बढ़ती जा रही हैं. बिजनेसेस, इंस्टीट्यूशंस, दे आर प्लेजिंग दैट दे विल मूव टुवर्ड्स नेट ज़ीरो. मोर देन 70 कंट्रीज़, जिसके अंदर बिगेस्ट पोल्यूटर्स आ जाते हैं, चाइना, यूएस, यूरोपियन यूनियन, दे हैव सेट द नेट ज़ीरो टारगेट. और अगर इन कंट्रीज़ ने कर दिया तो इट कवर्स अराउंड 76% of the global emission. There are over 1,200 companies that have put in place their science-based target in line with net zero. There are more than 1,000 cities, over 1,000 educational institutions and over 400 financial institutions जो कि इस रेस में, the race towards the zero emission, इसमें आ चुके हैं, and they are taking pledge to rigorous and immediate action to halve the global emission by 2030. It is also important for us to know about what are the goals of India. तो recently Glasgow, Scotland में हमने Glasgow summit में कुछ हमारे goal set किए. Prime Minister announced that India's national goal is to significantly improve the proportion of renewable energy
एंड हमारी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है हम उसे बिल्डअप करेंगे एंड वी विल बी नेट ज़ीरो कंट्री बाय 2070। COP26 में इंडिया ने अनाउंस किया था नियरली सम नियर टर्म एंड लॉन्ग टर्म climate targets. There are many targets like the commitment of achieving 500 gigawatts of renewable energy by 2030, which is more than twice the capacity that has been installed currently. So it is in the stage of quick transformation in terms of energy sector. इसके अलावा हमारे जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट्स हैं इन्हें भी अपडेट किया गया है एंड नाउ एज पर द न्यू टारगेट्स 50% of the electricity generation will come from renewable energy sources by 2030. And there is target of achieving 450 gigawatts of non-fossil energy capacity will be increased to 500 gigawatts by 2030. तो हमारे जो टारगेट्स हैं वो भी सेम लाइन में सेट किए गए हैं। बट देन जब भी हम इस इशू को डिस्कस करते हैं देयर आर सम इश्यूज, देयर आर सम चैलेंजेस। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो लगातार फेल हो रहे हैं टू फुलफिल देयर लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू मेक सम करंट ट्रांजिशन अ लॉट डिफ़िकल्ट। तो डेवलप्ड कंट्रीज से जब फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की सपोर्ट नहीं आ रही है तो इससे जो ट्रांजिशन है वो डिफ़िकल्ट होती है। चाइना, US, यूरोपियन यूनियन, they have ever taking account of their net zero commitment and their enhanced emission reduction commitments for 2030. Then there is also a coal phase down as an alternative. There was no mention of to move away from the fossil fuel. Instead, there was a last minute change to reflect the descent, from the coal phase out target. Developing countries की तरफ तो injustice है because they're not much being done to focus on climate adaptation or mitigation. So this is an injustice towards developing countries. Environmental shocks लग रहे हैं, cropping pattern change हो चुके हैं, there are floods. Now we need to make agriculture resistant to these shocks. Overall हमारा जो global carbon budget है हमें उसकी बात करनी होगी. We need to limit the increase in the world's average temperature from the pre-industrial level to those what we agreed in the Paris Agreement, and for that we need global efforts so that we can reduce the emission of carbon dioxide and we can put a cap at the global carbon budget. So na hi Paris Agreement nor any climate science that requires net zero be reached individually by countries by 2050 वो नॉन इफ़ेक्टिव होगा, हमें एक कल्मुलेटिव इफ़ेक्ट की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट स्टॉकहोम +50 कॉन्फ्रेंस। सो 1972 यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, या फिर जिसे हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोल सकते हैं, they have completed their 50 years. So the Stockholm Conference or United Nations Conference on Environment, they have completed 50 years of formation. And to commemorate this, the Stockholm +50 conference is scheduled. This is going to be held in Sweden. तो आपको पता होना चाहिए स्टॉकहोम +50 कॉन्फ्रेंस क्या है। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, इसके 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं एंड इस कन्वेंशन को इस कॉन्फ्रेंस को स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है एंड देयरफॉर द नेम स्टॉकहोम +50 कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस कॉन्फ्रेंस के लिए इंडिया की क्या एजेंडा रहने वाले हैं, व्हाट आर इंडियाज़ एजेंडा on global global environmental issues for the conference. तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है that we are pushing for equity in terms of global climate change negotiation. ये इंडिया का की एजेंडा है, the concept of equity. इसी के साथ साथ urgent collective global action is needed to tackle the current environmental issues. ना यहाँ पे अगर हम सबसे पहले डेवलपिंग नेशंस की बात करें तो डेवलपिंग नेशंस को सिर्फ इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन नहीं चाहिए बट वी नीड इंडस्ट्रियल रेनेसा।
जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस तरीके से फ्लावर अप हों कि न्यू जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, बट दिस शुड बी डन विद अ क्लीन इन्वायरमेंट। क्लीन इन्वायरमेंट के साथ जॉब्स और प्रॉस्पेरिटी क्रिएट की जाए, और एक इंडस्ट्रियल रेनेसा की हमें ज़रूरत है इंस्टेड ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन। नाउ डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, अगर हम यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वहाँ से हमें ये दिख रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक ग्लोबल ट्रांजिशन में दे हैव टेकन द लीड टुवर्ड्स द नेट ज़ीरो एंड द लो कार्बन इंडस्ट्री, क्योंकि उनके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ये रह चुके हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज एमिट कर दी हैं। So now developed nations, they have taken the lead in terms of their transition towards net zero and low carbon industry. यहाँ पे जो ज़ीरो या फिर लो कार्बन टेक्नोलॉजी है, उसका जो ग्रीन प्रीमियम है, दिस मस्ट बी कंपनसेटेड टू ट्रिगर द डिमांड एट रिक्वायर्ड स्केल इन एप्रोप्रिएट वेज। नाउ यहाँ पे एक रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। दिस इज़ अ रिपोर्ट बाय द स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट एंड काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर। इनकी एक रिपोर्ट आई है जो कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पे प्रेजेंट की गई है। एंड आफ्टर टेकिंग स्टॉक ऑफ एक्शंस टेकन बाय गवर्नमेंट्स ग्लोबली ड्यूरिंग लास्ट 50 ईयर्स इन मेकिंग, पिछले 50 सालों में गवर्नमेंट्स ने क्या क्या एक्शंस लिए हैं, उन सब को लेकर ये रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है बाय स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट एंड द काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर। इस रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस प्रिपेयर की गई हैं, रिकमेंडेशंस फॉर एक्शन गाइडेड बाय एन एडवाइजरी पैनल, जिसके अंदर 27 एक्सपर्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, एक्सपर्ट्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट साइंस एंड पॉलिसी। मेजर फाइंडिंग्स अगर हम इस रिपोर्ट की देखें, ये काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए। तो जो हमारा प्लानिटरी क्राइसिस इस वक्त चल रहा है, and there is extreme inequality, and so to deal with it we need urgent transformative actions. हमें हमारे इकोनॉमिक सिस्टम्स को, जो कि कोर ड्राइवर हैं फॉर मैनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, इस प्लानिटरी क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए, जो एक्सट्रीम इनइक्वालिटी है इससे बाहर निकलने के लिए वी नीड सम अर्जेंट ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शंस। इसके अलावा टारगेट एनालिसिस पे भी ध्यान देना होगा, बिकॉज अगर हम 1972 से देखें, सो आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट टारगेट्स टू विच कंट्रीज एग्रीड, only around 1/10 of such targets have been achieved, or those have been seen significant progress. So according to this report, the use of natural resource has almost tripled from 1970. 1970 के कंपैरिजन में जो करंट वर्ल्ड है, अब तक जो नेचुरल रिसोर्सेज के जो यूजेज है वो ट्रिपल फोल्ड इंक्रीज हो चुका है। And with the benefits, they are basically emanating from the usage, and they are unevenly distributed across the country and the regions, जिसकी वजह से ग्लोबली जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। एंड ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं, नाउ दीज कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड टू आवर फ्यूचर जनरेशंस एंड देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ्स ऑल्सो। जिस तरह इन्वायरमेंटल चेंजेस एक्सेलरेट हो रहे हैं, जो टिपिंग पॉइंट्स हैं, द रिस्क ऑफ रीचिंग द टिपिंग पॉइंट, these are now getting breached up. The poorest half of the global population, it owns barely 2% of total global wealth, whereas richest 10%, they own 76% of all the wealth. तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे कि ओनली 10% ऑफ द रिच पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, दे हैव 76% ऑफ द ऑल द वेल्थ, ये दिखाता है कि किस तरह ग्लोबल इनइक्वालिटी बढ़ चुकी है। द पुअरेस्ट हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, दे ओनली कॉन्ट्रीब्यूट 10% ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, बट द 10% ऑफ द ग्लोबल riches, the 10% of the global rich population, they emit more than half of the total carbon dioxide emission. तो चाहे वो वेल्थ के फॉर्म में इनइक्वालिटी हो, चाहे वो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के फॉर्म में इनइक्वालिटी हो, so there is globally growing inequality. And in this report also highlights a call for ensuring economic prosperity for all.
कि जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं दे हैव ऑलरेडी कंज्यूम्ड मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज एंड उनका जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंजम्पशन है, जो फुटप्रिंट है, it is around 13 times more than that of the low income countries. So now this is the time to ensure that the lasting prosperity, the economic prosperity is for all. Now जो भी ecological limits हैं उन लिमिट्स के अंदर हमें हमारा इमिशन, हमारे रिसोर्सेज के जो फुटप्रिंट्स हैं उनको लाना होगा एंड दिस विल रिक्वायर अ कंप्लीट रीथिंकिंग ऑफ आवर ओन वेज ऑफ लिविंग ना। यहाँ से 1972 की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इम्पॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉन्फ्रेंस टू मेक एनवायरनमेंट एज अ मेजर इशू. एंड इस कॉन्फ्रेंस में जो पार्टिसिपेंट्स थे दे अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर साउंड मैनेजमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, जिसके बाद यहाँ पे आपको स्टॉकहोम डिक्लेरेशन देखने के लिए मिला, एक्शन प्लान फॉर ह्यूमन एनवायरनमेंट and several other resolutions as well. And Stockholm Conference काफ़ी important हो जाती है because this basically marked the beginning of dialogue between the industrialized economies and the developing countries. जो industrialized countries थी और जो developing countries थी उनके बीच में यहाँ पे dialogue शुरू हुआ. This dialogue was based on economic growth, pollution, air pollution, water pollution. It was about the health of ocean, well-being of the people all around the world. And ये जो conference है, this was about the fallout of industrialization. किस तरह से जो harmful impact हुए हैं industrialization को उसे किस तरह से mitigate किया जाए, ये conference इससे deal करती है. One of the major result of the Stockholm Conference was the creation of United Nations Environment Program, UNEP. The formation of UNEP, United Nations Environment Program, was the major outcome of Stockholm Conference. हमारे लिए वैसे भी ये कॉन्फ्रेंस इम्पॉर्टेंट हो जाती है because Indira Gandhi was the only head of government other than the host country of Sweden to attend and speak at the meeting. इंदिरा गांधी की इस कॉन्फ्रेंस पे दी गई स्पीच काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी बिकॉज यहाँ पे उन्होंने अपनी स्पीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश किया था बिटवीन द इकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन. अनुराग सर इस स्पीच को किस तरह इकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन इसे पूरे अच्छे से जो क्लासेस हैं उसमें एनालाइज करते हैं. तो फिलहाल अभी आपने याद रखना है कि इंदिरा गांधी ने भी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में जाकर स्पीच दी थी, जिस स्पीच में इकोलॉजिकल मैनेजमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन के बीच में क्या कनेक्शन है इसे उन्होंने यहाँ पे रखा था. देन इफ वी टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ 1972's स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, तो सबसे पहले तो ये अपने आप में एक ऐसी पहली कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर इन्वायरमेंट को एज अ बेसिक राइट रिकग्नाइज किया गया था. It declared the right to live in healthy environment as a basic right. This was the first such conference, such step जिसमें environment को as a basic right recognize किया गया. It also recognized human action, the action taken by human beings for all the environmental destruction. And किस तरह human beings ने human environment को alter किया है उसे यहाँ पे recognize किया गया. इस declaration में अंडर डेवलप्ड नेशंस की क्या रोल है इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, किस तरह से उनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर वो किस तरह मैनेज करें उसे यहाँ पे डिस्कस किया गया. एंड इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ आर ऑल्सो नॉट फ्री फ्रॉम दिस प्रॉब्लम. उनकी जो प्रॉब्लम है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेट करती है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेट करती है. तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का क्या रोल रहा है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का क्या रोल रहा है इन टर्म्स ऑफ द डिग्रेडिंग एनवायरनमेंट, वो सब यहाँ पे डिस्कस किया गया. गवर्नमेंट्स की अगर हम बात करें तो इट बेसिकली डायरेक्टेड द गवर्नमेंट्स टू कंट्रोल देयर इंटरनल एक्शंस बाय एनैक्टिंग एंड एनफोर्सिंग द इन्वायरमेंटल लॉज. बाकी कंट्रीज़ के साथ कोऑर्डिनेट किया जाए, इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ कोऑर्डिनेट किया जाए ताकि जो भी डैमेज हुए हैं चाहे इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इन सब को मिटिगेट किया जा सके. इस कन्वेंशन ने एक लीड दी दुनिया भर को एंड इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ UNEP बेसिकली टू कोऑर्डिनेट द ग्लोबल एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट.
स्टॉकहोम कन्वेंशन की वजह से बाकी इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी बननी शुरू हुई विच वर फोकसिंग ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, जैसे कि साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। इंडिया में स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद टू गिव द इफेक्ट टू स्टॉकहोम कन्वेंशन हमने द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 पास किया, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 पास किया गया एंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 भी पास किया गया। सो यहाँ पे अगर हम स्टॉकहोम +50 की बात करें तो ये एक वाटरशेड मोमेंट है in terms of environmental protection as well as for human well-being. Now this is the high time because पहले आज से 50 साल पहले जो हमने डिस्कशन शुरू की थी हम उसके बिल्कुल वाटरशेड पे पहुँच चुके हैं and this is the high time that now we need to start moving towards narrowing the gap between the target and the actual action, because now we have a very limited window to reserve climate change and the course of our future. स्टॉकहोम +50 ग्लोबल लीडर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शंस ले सकें और ह्यूमन और नेचर का जो रिलेशनशिप है इसे रीडिफाइन कर सकें। दिस कॉल्स फॉर एन एक्शन इन क्रिटिकल एरियाज ऑफ फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एंड कंट्रीज दे मस्ट मूव बियॉन्ड दिस ग्रिडलॉक ऑफ इंटरनेशनल नेगोशिएशन। एंड अब हर एक कंट्री को अपनी पॉलिटिकल विल दिखानी होगी, द विल टू टेक बोल्ड एक्शंस so that we can safeguard the future of our planet and the future of our future generation. लास्टली इस आर्टिकल में हमने यूएनईपी की बात की है क्योंकि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद यूएनईपी की फॉर्मेशन होती है तो इसे डिस्कस कर लेते हैं। यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, दिस इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी एंड इसकी जो यूनिवर्सल मेंबरशिप है दैट इज़ टू ऑल 193 नेशन. This was established in 1972, and the agenda, the target of the United Nations Environment Program is to set global environmental agenda. It promotes coherent implementation of environmental dimension of sustainable development along with the United Nations system. UNEP का headquarter याद रखेंगे. The headquarter of UNEP is in Nairobi, Kenya. There are some major reports which are released by UNEP, reports like Emission Gap Report, Global Environment Outlook Report, Frontiers, Invest into Healthy Planet. These are some of the important reports which are released by UNEP. There are some major campaigns also which are run by UNEP like Beat Pollution, UN 75, World Environment Day, Wild for Life, etc. So this entire topic becomes important. You should know what is Stockholm +50 conference. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल तेलंगाना स्टेटहुड डे से रिलेटेड है. सो एवरी ईयर 2nd June is celebrated as Telangana Statehood Day. Therefore this topic becomes important from GS paper 2 point of view. थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं तेलंगाना फॉर्मेशन डे के बारे में, कैसे तेलंगाना की फॉर्मेशन हुई, एंड इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. तो एक बार देखेंगे कि इंडिया के अंदर स्टेट्स की फॉर्मेशन को लेकर क्या क्या प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे क्विकली ब्रीफ अप कर लेते हैं. सो लेट्स गो थ्रू विद तेलंगाना स्टेटहुड डे. तो याद रखिएगा कि तेलंगाना वॉज बेसिकली कार्व्ड आउट फ्रॉम दी आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को कार्व आउट किया गया था ऑन June 2, 2014, जिसकी वजह से 2 जून को तेलंगाना स्टेटहुड डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है. तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से इसे कार्व आउट किया गया था इन द ईयर 2014, एंड तब तेलंगाना एज 29th स्टेट ऑफ इंडिया बनता है विद हैदराबाद एज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना. इसे लेकर हमारे पास आंध्र प्रदेश रिकग्निशन एक्ट 2014 आता है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस आंध्र प्रदेश रिकग्निशन एक्ट 2014, आंध्र प्रदेश was bifurcated into 2 states, तेलंगाना and आंध्र प्रदेश.
एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आप अपनी पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ते हैं। 1953 में हमारे पास द आंध्रा स्टेट एक्ट आता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस आंध्रा स्टेट एक्ट it formed the first linguistic state of India, which is state of Andhra Pradesh. Andhra Pradesh was the first linguistic state of India. Because इस एक्ट के बाद जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया था उसे आंध्र प्रदेश से निकाला गया, एंड इट फॉर्म्ड द स्टेट ऑफ मद्रास, जिसे हम आजकल तमिलनाडु कहते हैं। तो इंडिया की फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सी है? दैट इज़ आंध्र प्रदेश। 1953 में द आंध्रा स्टेट एक्ट के बाद आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन होती है। ये बात याद रखेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा अभी पॉलिटी में तो आप जानेंगे इसके बारे में कि इंडिया की पहली ऐसी स्टेट जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो बनी है, जिसको आइडेंटिटी मिली थी, दैट वाज आंध्र प्रदेश। So after this we should know what are the provisions in our Indian Constitution for formation of states. इंडिया में states की formation के लिए क्या provision है? So the answer lies in Article 3 of our Constitution. हमारे Constitution का Article 3 formation of state से deal करता है. So for creation of any new state that can be done through a bill. And this bill is tabled in Parliament on President's recommendation after consultation with the legislatures of the affected state. तो अब न्यू स्टेट अगर बनानी है तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट होगा। तो जो कंसर्न्ड हैं, जो अफेक्टेड स्टेट्स हैं, उनकी रिकमेंडेशन के बाद प्रेसिडेंट उनकी रिकमेंडेशन लेता है, एंड देन पार्लियामेंट के अंदर जो बिल है वो प्रेजेंट होता है। So Article 3 basically assigns Parliament the power to enact legislation for the formation of a new state. Now new state किस तरह बन सकती है? किसी सपोज हमारे पास कोई टेरिटरी थी, आपने उसको स्टेट से अलग कर दिया और आपने उसको अलग स्टेट का नाम दे दिया। कोई दो स्टेट्स थी, उनको आपने जोड़ दिया, या फिर कुछ स्टेट्स के आपने कुछ डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके कुछ पार्ट्स को यूनिफाई कर दिया, या फिर आपने किसी और स्टेट की कुछ टेरिटरी को किसी दूसरी स्टेट के अंदर डाला। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं जिसके थ्रू आप न्यू स्टेट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट को आर्टिकल 3 के अंदर ये पावर दी गई है जिसके अंदर वो किसी भी स्टेट का जो एरिया है उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, बाउंड्रीज़ को चेंज कर सकते हैं, नेम जो स्टेट्स के हैं वो चेंज कर सकते हैं। Now to check the constraint, see the Parliament's power to enact the legislation for the formation of new state. सबसे पहली बात तो ये है कि जो बिल है जिसके थ्रू न्यू स्टेट की फॉर्मेशन होगी, this can be introduced in either house of the Parliament only on the recommendation of President. बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ज़रूरी है, एंड देन उसके बाद जो बिल है इट मस्ट बी रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। जो भी अफेक्टेड स्टेट्स हैं उनके लेजिस्लेचर के पास ये बिल भेजा जाता है, सो दैट दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यू, एंड जो भी प्रोविजंस हैं, एरिया, बाउंड्री, नेम, इसको लेकर स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी व्यूज़ हैं वो वहाँ पे अपने व्यूज़ प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट यूनिकॉर्न स्टार्टअप। सो इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया में पिछले कुछ सालों से एक स्टार्टअप कंपनीज़ का बूम हमें देखने के लिए मिल रहा है, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट इंडिया इज़ राइट नाउ हैविंग अ यूनिकॉर्न रेवोल्यूशन। जिस तरह से इंडिया में जो स्टार्टअप्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं, ब्लूम कर रहे हैं, सो इंडिया इज़ राइट नाउ अंडर द एज ऑफ यूनिकॉर्न रेवोल्यूशन। सो इंडिया की अगर हम बात करें, सो इंडिया इज़ राइजिंग एज अ सॉफ्टवेयर हब ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया at by the end of the 20th century, so we actually became the software hub for the entire world. And इंडिया के अंदर डिफरेंट टेक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुए, एंड जिसकी वजह से इंडिया के अंदर मल्टीपल इंडियन स्टैंडअप्स इवॉल्व हुए। एंड ये जो स्टार्टअप्स हैं इन्होंने इंडिया के अंदर बहुत ही कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ भी इनोवेट की, एंड सून सम ऑफ दी स्टार्टअप्स दे इवॉल्व्ड एंड दे बिकेम यूनिकॉर्न्स। तो स्टार्टअप और यूनिकॉर्न स्टार्टअप में क्या डिफरेंस है वो हम समझेंगे, लेकिन
इस पूरी चीज़ को समझिए कि 20th सेंचुरी के एंड तक आते आते इंडिया एक सॉफ्टवेयर हब बन गया, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप्स इन्वॉल्व हुए इन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ में। और जैसे जैसे ये स्टार्टअप्स इवॉल्व हुए, दे इवॉल्व इनटू द यूनिकॉर्न्स। नाउ इससे पहले कि हम समझें कि व्हाट आर यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, ये क्या होते हैं, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टार्टअप्स. So, Unicorn Startup is in news because recently Prime Minister of India highlighted that India has now reached a landmark figure of having 100 unicorns with their value of more than $300 billion. तो इंडिया में फ़िलहाल हमारे पास 100 यूनिकॉर्न्स हैं एंड जो टोटल वैल्यू अगर हम इनकी देखें सो इट इज़ मोर देन $300 billion. सो नाउ समझते हैं व्हाट इज़ अ यूनिकॉर्न, एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या है. तो याद रखिएगा कि एक कोई भी यूनिकॉर्न की अगर हम बात करें सो दे आर प्राइवेटली ओन्ड फर्म्स, ओके. एंड इनकी जो मार्केट में जो कैपिटलाइजेशन है, जो वैल्यू है, दैट शुड बी मोर देन $1 billion. ऐसे स्टार्टअप्स जिनकी मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 1 बिलियन हो, उन स्टार्टअप्स को, उन प्राइवेटली ओन्ड फर्म्स को कहा जाता है यूनिकॉर्न. सो दे बेसिकली वेंचर कैपिटल बेस्ड स्टार्टअप्स. एंड ये डिनोट करता है कि ये जो न्यू एंटिटीज़ हैं, यू नो, दे आर काइंड ऑफ ऑफरिंग सम क्रिएटिव सोल्यूशन एंड सम न्यू बिजनेस मॉडल्स अलॉन्ग विद सम अदर थिंग्स ऑल्सो. कुछ एग्जाम्पल्स आपने यहाँ पे सुनी होंगी. हमारे पास फिनटेक, एडटेक, B2B कंपनीज़, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर जहाँ पे हमारे पास यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं जिनकी वर्थ मोर देन 1 बिलियन हो. तो पहली चीज़ तो आपको कोई भी पूछे कि हाँ जी व्हाट इज़ अ यूनिकॉर्न स्टार्टअप, तो एनी प्राइवेटली ओन्ड फर्म जिसकी मार्केट वैल्यू $1 billion से ज़्यादा है, दैट इज़ अ यूनिकॉर्न. ये जो टर्म है, दिस वाज पॉपुलराइज्ड बाय अ वेंचर कैपिटलिस्ट एलियन ली. उन्होंने इस यूनिकॉर्न के साथ इसे रिलेट किया एंड एलियन ली ने ये टर्म पहली बार यूनिकॉर्न स्टार्टअप के तौर पे दी. एंड इस तरह के स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यू 1 बिलियन से ज़्यादा हो, तो ऐसे स्टार्टअप्स काफ़ी रेयर होते हैं एंड दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ इनोवेशन टू सस्टेन इट. And because of their sheer size, most of the time unicorn investors they tend to become private investors और venture capitalist के फॉर्म में वो आते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो उनकी रीच के बाहर होते हैं. दे आर मोर सोल अ प्राइवेट इन्वेस्टर और अ वेंचर कैपिटलिस्ट. जो यूनिकॉर्न्स की जो वैल्यूएशन है उसे उनकी जो करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके साथ लिंक नहीं किया जाता, बट इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन देयर ग्रोथ पोटेंशियल. जिस तरह से इन्वेस्टर्स और जो वेंचर कैपिटलिस्ट इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ देयर फंडिंग राउंड्स, वहाँ पे उनकी किस तरह का ग्रोथ पोटेंशियल है उसे देखते हुए जो यूनिकॉर्न्स हैं इनकी वैल्यूएशन की जाती है. एंड इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, अब देखिए इतनी वर्थ लेके आने के लिए दे शुड हैव सम यूनिक इनोवेशन और समथिंग एज वी आर सेइंग. तो बहुत बार इनकी जो इनोवेशन होती है वो डिसरप्टिव भी होती है. किस तरह? मोस्टली यूनिकॉर्न्स अपनी अपनी फील्ड में वो इस तरह की इनोवेशन लेकर आते हैं दैट इट कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म दैट फील्ड. ना फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, कम्यूटिंग की बात करें, उबर, इट ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ कम्यूटिंग. एंड बेसिकली जो बिजनेस मॉडल होते हैं हमारे यूनिकॉर्न्स के, दे आर मेनली टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन, दे आर मेनली ड्रिवन बाय द टेक्नोलॉजी. And their goal is simple, that is to simplify things for consumers and to become part of their day to day life. तो इसलिए तो टेक बेस्ड होता है, प्लस इसके ऊपर फोकस किया जाता है ऑन द नीड्स ऑफ कंज्यूमर एंड किस तरह के कंज्यूमर की डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन जाना. साथ ही में एक और चीज़ इस तरह के स्टार्टअप्स में जो हमें हाईलाइट करनी होगी, दैट इज़ द अफोर्डेबिलिटी ऑफ द स्टार्टअप्स. मोस्टली ये जो स्टार्टअप्स हैं दे आर अफोर्डेबल, एंड अफोर्डेबल होने की वजह से ये कंज्यूमर फोकस रहते हैं और डे टू डे लाइफ का हिस्सा बनते हैं. एंड देन दे ग्रो इनटू दिस मोर देन $1 billion ऑफ प्राइवेट फर्म. अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ एक और चीज़ याद रखिएगा दैट दीज आर प्राइवेटली ओन्ड, दे आर मोस्टली प्राइवेटली ओन्ड एंड इनकी वैल्यूएशन बड़ी होती रहती है जैसे जैसे और इस्टेब्लिश्ड कंपनीज इसके अंदर इन्वेस्ट करती हैं.
सो इंडिया के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए ये बड़ी बात है कि अब इंडिया के अंदर 100 यूनिकॉर्न्स प्रेजेंट हैं एंड कुल मिलाकर देखी जाए तो इन सब की वैल्यू मोर देन $300 बिलियन तक पहुंच चुकी है. So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.